हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे थे मनी मैनेजमेंट की। कल हमने कुछ चीजें समझी थी, जैसे कि सबसे पहले हमने ये समझा था कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है। तो कम से कम धन में अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही हमारा मनी मैनेजमेंट कहलाता है। जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा था कि ये जो आय होती है, आय क्या होती है? आय के सोर्स क्या होते हैं? आय कितने प्रकार की होती है? साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो हमारे पास आय है, जो हमारा इनकम है, हम उसको व्यय कैसे करेंगे? तो व्यय की विधियाँ हमने समझी थी। व्यय की 5 विधियाँ समझी थी। उम्मीद है कि कल की क्लास आपने देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा। हमने ये भी कहा था कि जो व्यय की विधियाँ हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली विधि जो आपने देखी थी व्यय की, वो देखी थी कि योजना बनाकर जब हम व्यय करते हैं, पहला ये था। दूसरा आपका बराबर-बराबर विधि थी। एक आपकी उचित मांग विधि थी, जिसे हम अनुमोदन विधि के नाम से जानते हैं। तीसरा और एक आपका इसी में था समान वेतन विधि, और पांचवा जो हमने देखा था वो हस्त मुक्त विधि देखा था। तो ये कुछ हमने व्यय के तरीके देखे थे। अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बजट के बारे में। बजट क्या है? इसकी आवश्यकता क्या है? हम किस तरह से बजट बनाते हैं और कितने तरीके से बजट बनाते हैं? इसमें आपका सबसे अच्छा बजट कौन-सा है? इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसी में उपभोग के नियम को देखेंगे, जो कि आपका किसके द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं या जो बनने की संभावना है, उन सभी पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये जो आपका बजट है, ये बजट आपके मनी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। हम बजट को मनी मैनेजमेंट में ही देखते हैं। तो चाहे आप इसे बजट के नाम से जानें या फिर आप इसे इस क्लास को मनी मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट के नाम से समझें। हालाँकि आपको बजट पढ़ना है और यहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बिल्कुल साधारण शब्दों में समझें कि ये जो बजट होता है, ये होता क्या है? तो आय और व्यय का जो लेखा-जोखा होता है, वही आपका बजट कहलाता है। बजट क्या है? तो बजट आपका आय, जितनी आपकी आय है और जितनी आपकी व्यय है, इसका जो लेखा-जोखा होता है, उसी को हम बजट के नाम से जानते हैं। अब अगर हम एक परिभाषा के माध्यम से समझना चाहें, तो क्रेग व रस के अनुसार इनकी जो परिभाषा है, वैसे आपको पता है कि परिभाषाएँ कई होती हैं। इन्हीं के आधार पर, परिभाषाओं के आधार पर ही हम जो है इसके महत्व को समझते हैं या फिर इसकी आवश्यकता को समझते हैं, उद्देश्यों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा को समझते हैं कि इनके अनुसार, क्रेग व रस के अनुसार जो आपका बजट है, वो क्या होता है? इन्होंने कहा कि बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का एक विस्तृत लेखा-जोखा होता है। क्या है? तो बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय, जैसे आपने जो भूतकाल में, जो आपने पास्ट में जो व्यय कर दिया है, अब जो भविष्य का व्यय है, वो आपका अनुमानित व्यय होगा, ठीक? क्या होगा वो? वो अनुमानित व्यय होगा। और जो वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का जो विस्तृत लेखा-जोखा होता है, वही आपका व्यय कहलाता है। मतलब ये हुआ, अगर आप इसे और भी साधारण शब्दों में समझें, तो बजट भविष्य में होने वाले व्यय का पूर्व योजना होता है। आप भविष्य में कितना खर्च करेंगे, इसका ये पूर्व योजना होता है। अतः इसे धन के उपयोग में योजना के चरण के लिए सम्मिलित किया जाता है, और इसकी सफलता इसके वास्तविक होने पर, लोच में होने पर, जिस समूह के लिए बनाया जा रहा है, उसकी आवश्यकता के आधार पर और नियंत्रण, मूल्यांकन
करने के गुणों पर निर्भर होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने जिस मद के लिए जितना दिया है, आप उस मद पर उतना ही खर्चा करेंगे या जिस मद के लिए आपने जितना अनुमान लगाया है, उतना ही खर्चा करेंगे। जब आप बजट बना रहे हों, तो आपके बजट में लोचमयता होना बहुत ज़रूरी है। अब ये चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, मनी मैनेजमेंट हो या फिर एनर्जी मैनेजमेंट हो। कोई भी आप योजना बना रहे हो तो उसमें लोचमयता का होना अति आवश्यक है, ठीक? और ये एक प्रकार से पॉजिटिव भी होता है कि जब आप क्या करते हैं, जब आप लोचमयता रखते हैं किसी चीज़ में, ठीक? चलिए, अगर आप थोड़ा-सा और समझें, जैसे जो आपके निकिल और डॉर्सी हैं, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि धन के व्यवस्थापन को सभी प्रकार की आय के उपयोग की योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और इसका सामान्य सा उद्देश्य क्या होता है? इसका सामान्य उद्देश्य प्राप्त साधन से अधिकतम संतोष प्राप्त करना ही होता है। ठीक? चलिए, अब थोड़ा-सा हम इसमें अगर और समझना चाहें, तो क्या आ जाता है आपका? जैसे जब हम बजट बना रहे हैं, जो हमारा बजट बन रहा है, इस बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? क्यों आप बजट बनाते हैं? अगर जैसे आप मंथली बजट नहीं बनाते हैं, फिर भी एक ऐसा सोचिए कि जब आप मार्केट जा रहे हों, तब आप बजट बना लेते हैं अपना कि हमें इतने की शॉपिंग इस कपड़े के लिए करना है, इतना हमें घर का सामान लेना है, ये हमारा किराया हो गया, ये हमारा मतलब आने-जाने का खर्चा हो गया, परिवहन का खर्चा हो गया। बजट बनाते हैं ना? मार्केट जाने से पहले आप कि ऐसे जितना मर्ज़ी हुआ उतना जेब में रख के चल दिए। नहीं, आप बजट बनाते हैं। तो बजट बनाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है, एक बार थोड़ा-सा हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको जब आप बजट बनाते हैं, तो आपको वास्तविक आय की जानकारी हो जाती है। आप जब बजट बनाने बैठेंगे, तो आप देखेंगे ना कि हमारा कितना रेंट आ रहा है, कितना हमें ब्याज मिलने वाला है, कहाँ से हमें लाभ मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे ना कि हमें कहाँ से कितना इनकम आ रहा है। तो जब आप बजट बनाते हैं, बजट बनाने में आपको वास्तविक आय की जानकारी हो जाती है। दूसरा, शुद्ध व्यय की जानकारी हो जाती है। आप लिखेंगे कि हमें इस मद पर इतना खर्चा करना है, इस मद पर इतना खर्चा करना है। तो आपका जो शुद्ध व्यय है, उस शुद्ध व्यय के बारे में भी आपको जानकारी हो जाती है। साथ ही साथ वर्तमान एवं भविष्य के बीच आय का विभाजन हो जाता है। आपके पास जितना पैसा है, जब आप बजट बनाते हैं, तो आप ये भी देखते हैं ना कि हमें वर्तमान के लिए कितना खर्चा करना है और हमें अपने भविष्य के लिए कितना बचाकर रखना है। ये आप आज के और अपने आने वाले कल के बीच में आय का विभाजन करते हैं या नहीं करते हैं? या जो भी पैसा है आपका, वो आप एक ही दिन में खत्म कर देते हैं। आज पे ही खर्चा कर देंगे, तो आने वाला जो आपका कल है, वहाँ पर क्या खर्चा करेंगे? तो जब हम बजट बनाते हैं, तो हमारा वर्तमान और भविष्य, इनके बीच के जो आय का विभाजन है, वो भी अच्छे से हो जाता है। साथ ही साथ वे बजट के अनुसार होता है। जैसे आप मार्केट जा रही हैं, आपने 5,000 रुपए लिए हैं, तो जब आप घर से एक योजना बनाकर चलीं कि हमें इतने का कपड़ा लेना है, इतने की ज्वेलरी लेनी है, हालाँकि आप अगर गोल्ड की ज्वेलरी लेंगी तो इतने सस्ते में नहीं आएगा, फिर भी हम जब जैसे कहीं शादी पार्टी में जाना हुआ, तो हम एक जो आर्टिफ़िशियल आती है ज्वेलरीज़, उनको लेते हैं, ठीक? तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें अपने सूट के मैचिंग का या साड़ी के मैचिंग का ये ज्वेलरी लेना है, साथ ही साथ हमें कुछ चूड़ियाँ वगैरह भी लेनी है, चप्पल लेनी है, जो भी लेना है। तो जब आप घर से बजट बनाकर निकलीं, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग पैसा लिया। अब जब आपने पहले ही बजट बना लिया, तो आप उसी के अनुसार पैसा ली हैं, तो ये आपके जो व्यय के अनुसार है। मतलब जो आपने बजट बनाया है, उसी के अनुसार तो आप व्यय करेंगी, कि आप गई हैं 1 सूट लेने 2 सूट ले लेंगी। नहीं, क्योंकि आपको पता है, आपने घर पे ही बजट बना लिया था कि हमारे पास 2 सूट लेने का पैसा नहीं है। हाँ, अगर आप जैसे ये मानते हैं कि आपने सैंडल वगैरह लेने के लिए भी पैसा बचाया, हालाँकि इतने सस्ते में तो कपड़ा नहीं मिलेगा, फिर भी हम मान लेते हैं कि आपने एक इयररिंग लेने के लिए पैसा लिया था। हो सकता है आपने अपने
बजट में कहीं हेर-फेर कर दी हो और आप दूसरा सामान जैसे चप्पल ना लेकर आप दूसरी इयररिंग ले ली हैं। ये हो सकता है। यही आपके बजट में लोच महता है, ठीक? तो आपका जो व्यय है वो आपके बजट के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा है संतुष्टि की प्राप्ति। ये बताइए जैसे आप अगर मार्केट गई हैं, आपने जिन-जिन चीज़ों की लिस्ट बनाई थी, आपने उन चीज़ों को ले लिया, तो आपको संतुष्टि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ज़ाहिर-सी बात है कि आप संतुष्ट होंगे कि हमने जो-जो अपना एक बजट बनाया था कि हमें ये-ये सामान इतने-इतने रुपए तक लेना है, हमने ले लिया। अब अगर आप यही बजट ना बनाती कि हमें इतने रुपए का क्या लेना है, वहीं आप अगर आपने डिसाइड किया था कि हम सूट या साड़ी जो भी है, वो हम 1500 के ऊपर नहीं लेंगे। अगर जब आपने बजट बना लिया है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग 1500 की साड़ी ली। हो सकता है कि आपको वहाँ पर अगर आपने बजट ना बनाया होता, तो आपको 1500 के बजाय 3000 की साड़ी पसंद आ जाती। आप 3000 की साड़ी ले लेती, तो और चीज़ों में आपका नहीं हो पाता। तो ये आपको संतुष्टि नहीं देता। तो बजट बनाने से वो आपको एक प्रकार की संतुष्टि देता है। अगला है समसीमांत आयोग का नियम। ये समसीमांत जो उपभोग है उसका नियम है ये। इसमें होता क्या है? ये मतलब जैसे आपके पास संसाधन क्या हैं? सीमित हैं। तो सीमित संसाधनों से ही आपको अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। आपके पास जो पैसे हैं, उन्हीं पैसों में पैसे तो आपके पास लिमिटेड हैं, लेकिन जो आपकी पसंद करने का जो आपके पास सामान दिख रहा है, वो तो अनलिमिटेड है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको आप ₹100 की इयररिंग अगर लेना चाहती हैं, बिल्कुल छोटा-छोटा और आपको पसंद तो आ जाएगा 500 वाला भी। लेकिन हमें अपने उसी ₹100 के बजट के अंदर-अंदर ही अपना सामान लेना है। अगला है आय को बढ़ाने की योजना। जैसे जब आप बजट बना लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी जो इनकम है, वो है 10,000 लेकिन जो आप अपना बजट बना रहे हैं, वो बन रहा है आपका 12,000 तो ऐसे में आप क्या करेंगे? या तो आप अपनी आवश्यकताओं को कम कर देंगे या फिर आप अपने आय को बढ़ाने की योजना बनाएँगे, कि हम अगर 10,000 कमा रहे हैं, तो हमें कहीं न कहीं से व्यवस्था करनी है 15,000 कमाने की। ताकि जो हमारा बजट बना है 12,000 का, हम 12,000 का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकें और जो हमारा 3,000 हो रहा है, वो हमारा बचत भी हो सके। तो ये जब आप बजट बनाते हैं, तो ये एक प्रकार से आपके इनकम को बढ़ाने की योजना होती है। प्राथमिकता की जानकारी, जब आप योजना बना रहे हैं, कहने का मतलब जब आप बजट बना रहे हैं, तो आपको अपनी प्राथमिकताओं का ज्ञान हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या है? हमें सूट लेना ज़्यादा ज़रूरी है या घर पे जो एक पेशेंट है उसके लिए दवा लेना ज़्यादा ज़रूरी है? हमें हमें जो है अपने लिए कपड़े लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के लिए कपड़ा लेना ज़्यादा ज़रूरी है? हमें अपने घर के डेकोरेशन के लिए ज़्यादा सामान लेने की आवश्यकता है या फिर हमें अपने घर की जो आवश्यक वस्तुएँ हैं उनको लेने की आवश्यकता है? तो जब आप बजट बनाएँगे, तब आपको प्राथमिकता का ज्ञान हो जाएगा। दूसरा है बचत की आदत। अब बजट बनाने से आपको आपके अंदर बचत की भी आदत आती है। जैसे अगर आपने जो बजट बनाया, आपने ये बनाया कि 9,000 का आपका बजट बना और आपकी 10,000 इनकम है, 1,000 आपने बचत किया। अगला है आपूर्ति या संपूर्ति आय को बढ़ाना। वही आपको जो आपकी संपूर्ति आय है या फिर जो आपकी आपूर्ति आय है, उसको आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा अनावश्यक व्यय होता है, उस पर नियंत्रण होता है। जब हम अगर योजनाबद्ध तरीके से यानी कि जब हम बजट बनाकर मार्केट जाते हैं, तो हमारा अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण होता है। हम बेवज़ह का अपना सामान नहीं खरीदते हैं। जैसे अगर हम एक एक कपड़ा खरीदने गए हैं, तो हम एक ही कपड़ा खरीदेंगे, हम और दूसरा कपड़ा लालच में आकर नहीं खरीद लेंगे। ऐसा होता है ना कि जैसे आप गए मार्केट में ये मान लेते हैं कि आप गए हैं क्या लेने? सूट लेने गए हैं, मम्मी के लिए साड़ी लेने गई हैं आप।
साड़ी आप ले रही हैं, वहीं बगल में कोई सूट ले रहा है, आपको बड़ा पसंद आया, तो आपने क्या किया? मम्मी के लिए लिया या नहीं लिया वो बाद की बात है। सबसे पहले आपने अपने लिए सूट ले लिया। तो जब आप बजट बनाकर लाएँगे, आपको पता होगा कि हमारे पास पैसा इतना ही है, हमें इतने में ही मम्मी के लिए साड़ी भी लेना है, घर के लिए कुछ सामान भी लेना है, तो आप अनावश्यक जो आपका व्यय है, उस पर रोक लगा देंगी, उस पर नियंत्रण लग जाएगा। अगला है मितव्ययिता। जब आपको पता होगा कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप फालतू के पैसे को खर्चा नहीं करेंगे। जो भी आपकी आवश्यक आवश्यकताएँ होंगी, आप उन्हीं पर अपना व्यय करेंगे। अच्छा, एक दिन हमने आपसे पूछा था कि एक कंजूस और एक मितव्ययी में क्या अंतर होता है? तो किसी ने नहीं बताया। अच्छा चलिए, हम आपसे ये पूछते हैं कि आप मितव्ययी हैं या फिर कंजूस हैं? जो भी है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक? बाकी रहन-सहन का स्तर ऊँचा होना, जैसे जब आप एक लिमिट में रहकर अपना अपना एक बजट बनाकर पैसा खर्चा करते हैं, तो आपके जीवन स्तर के ऊँचे उठने की संभावना भी रहती है। अगर वहीं आपने जो है बिना सोचे-समझे पैसा खर्चा कर दिया, बजट नहीं बनाया, जो आपकी आवश्यक आवश्यकताएँ थी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने जो भी आपको बस ऐसे नज़र आया कि हमें ये सामान लेना है, आपने खरीद लिया। तो ये आपके कह सकते हैं कि रहन-सहन के स्तर को घटाने का काम करता है, लेकिन जब आप वहीं सोच समझ कर एक बजट बनाकर व्यय करते हैं, तब ये आपके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का काम करता है। ठीक? तो ये कुछ आपके प्रमुख कह सकते हैं कि महत्व थे या फिर कह सकते हैं उद्देश्य थे, जिसे आपने समझा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे। तो उद्देश्य क्या है, एक बार वैसे ही हम देख लेते हैं। वास्तविक आय की जानकारी मिलती है हमें, शुद्ध व्यय की जानकारी मिलती है, वर्तमान और भविष्य के बीच का विभाजन होता है, मतलब आय का विभाजन होता है, व्यय बजट के अनुसार होता है, संतुष्टि की प्राप्ति, सीमित साधनों से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति, आय को बढ़ाने की योजना, प्राथमिकता का ज्ञान हो जाता है, साथ ही साथ बचत की आदत भी डेवलप हो जाती है, आपूर्ति आय को बढ़ाना, अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण करना, मितव्ययिता को बढ़ाना, साथ ही साथ रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाना। तो ये हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं बजट बनाने के। ठीक? चलिए, अब अगर हम थोड़ा-सा और समझें, तो ये देखेंगे कि बजट का महत्व क्या है? या जो बजट का महत्व है, वो किसके लिए है? तो बजट का हर क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, कोई भी क्षेत्र हो। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जो आपके बजट होते हैं, उसमें जैसे आपके परिवार का महत्व, मतलब परिवार के लिए महत्व क्या है? मतलब साधारणतः आपने देखा होगा कि प्रत्येक फैमिली में धन एक सीमित साधन होता है, कोई भी फैमिली हो, जबकि आवश्यकताएं हर फैमिली की असीमित होती हैं। तो इन असीमित आवश्यकताओं को सीमित धन से तभी पूरा कर सकते हैं जब आप एक कुशल योजना बनाते हो। जब आप बजट बनाकर कोई कार्य करेंगे, तभी आप उचित क्रय कर सकेंगे और अपने जो दीर्घकालीन लक्ष्य हैं, उनके व्यय के लिए योजना बनाई जा सकती है, साथ ही साथ हम बचत भी कर सकते हैं। तो बजट के द्वारा आप भविष्य की सुरक्षा और भविष्य में जो होने वाले अन्य आपके अनिवार्य व्यय हैं, उनके लिए कुछ पैसा बचाकर रख सकते हैं। ये तो हमारे फैमिली के दृष्टि से महत्व हो गया। अगर यही हम समाजशास्त्रियों के लिए बात करें, तो समाजशास्त्रियों के लिए क्या महत्व है? जैसे आपने फैमिली के दृष्टि में तो देख लिया बजट का महत्व। यही अगर हम समाजशास्त्रियों के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनके लिए बात करें, तो जो समाजशास्त्री हैं, बजट के अध्ययन के द्वारा परिवार के संगठन और जो व्यय है, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति किस प्रकार पारिवारिक विघटन पर प्रभाव डालती है, ये भी समाजशास्त्री अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम अर्थशास्त्रियों के लिए बात करें, तो अर्थशास्त्री बजट के अध्ययन से परिवारों की आर्थिक स्थिति और उनके रहन-सहन के स्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्थशास्त्र के कई नियम इसी पर आधारित होते हैं।
इससे देश के आर्थिक वितरण की स्थिति का भी पता चलता है और जो अर्थशास्त्री हैं वो बजट का अध्ययन करने करके इसकी जानकारी सरकार को देते हैं और सरकार इसके अनुरूप अपनी नीतियों को बनाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें राजनीतिज्ञों की, तो इनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है बजट की? तो जो राजनीतिज्ञ हैं, बजट के अध्ययन के अनुसार ये कर जो प्रणाली है, टैक्स सिस्टम है, उसको निर्धारित करते हैं। कर लगाने के बाद जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ का वो बजट के द्वारा अध्ययन करते हैं। अगला है आपका समाज सुधारकों के लिए। जब हम बजट की बात करते हैं, तो बजट के द्वारा जो समाज सुधारक हैं, उनको ये पता चलता है कि जनता में किस प्रकार की वस्तुओं की आदतें पड़ रही हैं। अनावश्यक व्यय तो नहीं हो रहा है और वे बजट के अध्ययन के बाद सामाजिक दशाएं सुधारने का भी प्रयास करते हैं। अब अगर हम इसी में बात करें सरकार के लिए इसमें क्या महत्व हो सकता है बजट का? तो सरकार को बजट के द्वारा देश के विभिन्न वर्गों की जो आर्थिक स्थिति होती है, उसका पता चलता है। इससे सरकार जो आर्थिक नीतियाँ हैं, उनका निर्धारण करता है और इसी के अनुसार वो अपनी जो टैक्स प्रणाली होती है, उसको भी लागू करता है। तो हर क्षेत्र में, सिर्फ ये पारिवारिक बजट की बात नहीं हो रही, हर क्षेत्र में इसका महत्व होता है। ये तो आपने महत्व समझा। अगर हम थोड़ा-सा ये बात करें कि जो बजट बनाए जाते हैं, पारिवारिक बजट की बात करेंगे। हमारा पारिवारिक बजट से ज़्यादा लेना-देना है। तो अगर हम पारिवारिक बजट की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो कुछ प्रमुख मदें हैं, वो कौन-कौन सी हैं? देखिए, यहाँ पर किसी की बात नहीं हो रही है, ना तो एंजल्स की बात हो रही है, किसी के अकॉर्डिंग बात नहीं हो रही है। यहाँ बस हमें एक जनरल सी बात समझनी है कि हमारी जो व्यय की मदें हैं, यानी कि बजट में जो व्यय की प्रमुख मदें हैं, वो कौन-कौन सी हैं? तो अगर हम बजट की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक परिवार की जो आय है, आवश्यकताएं, व्यवसाय, जीवन स्तर, पारिवारिक स्थितियां, ये सभी अलग अलग होती हैं और पारिवारिक बजट भी उसी के अनुरूप अलग अलग होता है। तो कुछ मद ऐसे हैं जो हर एक परिवार के लिए समान होते हैं। इसमें जैसे आपका आता है भोजन। क्या आप भोजन करते हैं, आपके पड़ोसी नहीं करते हैं? क्या आप कपड़े पहनते हैं, आपके पड़ोसी नहीं पहनते हैं? क्या आपके पास आवास है और पड़ोसी बिना आवास के रहते हैं? नहीं। तो कुछ ऐसे मद होते हैं जिस पर हर एक परिवार एक समान होता है, मतलब हर परिवार में ये चीज़ें होती हैं। तो इसी में सबसे पहले हम बात करेंगे भोजन की, यानी कि फूड। तो ये बजट की सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण और आवश्यक मद हैं। प्रत्येक आर्थिक स्तर के परिवारों की आय का बड़ा जो एक प्रतिशत व्यय होता है, वो इसी में जाता है और पौष्टिक भोजन का संबंध स्वास्थ्य से होता है। अगर गृहिणी को चाहिए कि वो बजट बनाते समय इस मद पर विवेकपूर्ण व्यय करे, उसे अपने भोजन पर बहुत सोच समझ कर व्यय करना है। सीमित आय से परिवार के जो सदस्य हैं, उनको पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकें, ऐसी योजना बनाना चाहिए उसको। और इस इस व्यय के अंतर्गत अनाज हो गए, मसाले हो गए, दूध हो गए, तेल हो गए, फलियाँ हो गई, सब्जियाँ हो गई, मतलब इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। साथ ही साथ घर से बाहर जैसे होटल हो गया, कैंटीन हो गया, इन सभी में जो किया जाने वाला भोजन पर व्यय है, उनको भी हम इसी में सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर कुछ रहता है तो हम कैंटीन चले जाते हैं, होटल्स में खा लेते हैं। तो इन सब का जो भी व्यय होता है, इसी भोजन पर ही जोड़ा जाता है। अगला है वस्त्र, यानी कि क्लॉथ। और आपको पता है कि जो हमारी आवश्यकताएँ हैं या मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उसमें रोटी, कपड़ा, मकान ही आता है, यानी कि ये ऊपर के 3 आते हैं। अगर वस्त्र की बात की जाए, तो ये आपका दूसरा मद कहलाता है। और इसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों के पहनने के लिए जो भी वस्त्र होते हैं, उन सभी को यहाँ पर सम्मिलित कर सकते हैं या करते हैं। और इसके साथ परिसज्जा के वस्त्र या जो अन्य घरेलू क्रियाओं के लिए जो वस्त्र उपयोग किए जाते हैं, जैसे आप लोग किचन वगैरह में वस्त्र उपयोग करते हैं, टॉवल्स उपयोग करते हैं, जो हम पर्दे लगाते हैं, ये सारे भी तो हमारे कपड़े के ही अंतर्गत आते हैं। यहाँ सिर्फ आप पहनने वाले कपड़े की बात मत करिएगा, ठीक?
इसके अतिरिक्त आप बरसाती छाता हो गया, जूता हो गया, चप्पल हो गया, सिलाई का जो भी खर्च आता है सब इसी में हम जोड़ते हैं। तो आय का कितना भाग इस मद पर खर्च किया जाएगा, ये परिवार के उसके रहन-सहन का स्तर बताता है। क्या जितना महँगा कपड़ा आप पहनते हैं उतना ही कोई बड़ा व्यवसायी है वो भी उतना ही सिर्फ़ महँगा कपड़ा पहनता है, यानी कि उतने ही रुपए का? नहीं, उसका जो रहन-सहन का स्तर है, आपका जो रहन-सहन का स्तर है, हर व्यक्ति का अलग-अलग होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग खर्चा करता है। अगला है आवास। अब ये प्रत्येक परिवार अपने बजट में आवास के लिए कुछ राशि रखनी पड़ती है। या तो वो किराया देता है या व्यक्ति अपना स्वयं का मकान बनाता है या फिर जो संपत्ति कर है, सफाई कर है, मरम्मत व्यय है, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। जैसे हम और आप अपने आप सफाई कर लेते हैं, लेकिन क्या हर वर्ग का व्यक्ति खुद से सफाई करता है? नहीं। तो जैसे जो व्यक्ति हैं जो खाना बनाने के लिए रखते हैं, तो उनका भी पैसा भोजन में ही जोड़ा जाएगा, ठीक? चलिए, कुछ अन्य घरेलू व्यय भी होते हैं, मतलब जैसे हमने जो सॉरी यहाँ पर जो खाना-वाना बनाने वाले होते हैं, उनका यहाँ पर आ जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आप पानी के बिल को ले सकते हैं, बिजली के बिल ले सकते हैं, ईंधन का व्यय ले सकते हैं। जो आपके यहाँ काम करने वाले हैं, चाहे वो धोबी हों या घर की साज-सजावट करने वाले हों, फर्नीचर बनाने वाले हों, इन सबको हम सम्मिलित करते हैं। शिक्षा पर व्यय, अब शिक्षा पर व्यय कितना हो रहा है? बच्चों की जो कॉपियाँ हैं, पेन, पेंसिल, जो पुस्तकें हैं उनकी, साथ ही साथ जो उनका शुल्क वाहन शुल्क होता है और शिक्षा शुल्क होता है, जो पत्र हैं, पत्रिकाएँ हैं, अखबार हैं, इन सब पर हम व्यय करते हैं। और इसके अलावा भी अगर बात किया जाए, तो इसी शिक्षा में जो बच्चों के स्कूल की ड्रेस होती है, वो सारी चीज़ें भी व्यय में इसी के व्यय में शामिल की जाती हैं, तो ये भी एक मद होता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की बात की जाए, तो इसमें परिवार के सदस्यों के लिए जो चिकित्सा पर किया जाता है पैसा खर्च, चाहे वो डॉक्टर की फीस हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे आप जिस हॉस्पिटल में रुके हैं उसका बेड चार्ज हो, ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य पर आती हैं। बात कर लें अगर मनोरंजन की, तो इसके अंतर्गत आप जो खेल की सामग्रियाँ लेते हैं, आप अपने घर पर जो मनोरंजन के लिए घूमने जाते हैं, जो आपने टीवी लगा रखी है, आप सिनेमा देखने जाते हैं, जो आप जैसे कहानियों की पुस्तकें वगैरह पढ़ते हैं, वो सारे के सारे आपके मनोरंजन वाले ही होते हैं। मनोरंजन का एक मद हो गया। इसी के साथ-साथ हम यातायात की बात कर लेते हैं। तो जैसे परिवार के प्रत्येक सदस्य को आने-जाने का व्यय होता है, इसी में हम शामिल करते हैं। अब चाहे आपका खुद का वाहन हो, तो उसमें पेट्रोल भी लगेगा, उसकी बिगड़ गया कहीं पे उसकी मरम्मत वगैरह भी करनी होगी, तो ये सारा आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है। एक ये भी ट्रांसपोर्ट का भी मद हो गया। दूसरा है सेविंग, दूसरा नहीं मतलब नौवां है कि ये जो आपका मद है, ये एक आवश्यक मद है। बजट आपका तभी सफल कहलाता है जब पूर्ण व्यय के बाद आपका कुछ बच जाता है। मतलब आपका 1000 आय था, आपने 900 व्यय किया, आपने 100 बचा लिया, तो ये आपका एक सफल बजट माना जाता है। ठीक? तो ये आपके कुछ बजट के प्रमुख मद थे, जिनके बारे में हमने चर्चा किया, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब हम चलते हैं बजट बनाने के चरण को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं या फिर जब आप मनी मैनेजमेंट करते हैं या जब आप एनर्जी मैनेजमेंट करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि इसे क्रम से लगाएँ, पहले हमें क्या करना है? तो थोड़ा-सा हम ये देख लेते हैं कि जब हमें बजट बनाना है, तो बजट के चरण कौन-कौन से हैं? आप मुख्यतः 4 चरणों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या होगा? वैसे तो वास्तव में जो बजट बनाने के केवल 3 चरण होते हैं, जिसमें आय का अनुमान लगाना, व्यय का अनुमान लगाना और आय और व्यय के बीच में आप संतुलन स्थापित करते हैं, यही 3 हो जाता है। और मुख्य रूप से आप इनको ध्यान रखेंगे। निर्धारित बजट की समयावधि में पारिवारिक सदस्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की सूची बनाना। मतलब आप
जो आपके पास निर्धारित बजट है या समय है, उसमें आप जो परिवार की आवश्यकताएँ हैं, वस्तुएँ हैं, जो भी सेवाएँ हैं, आप पहले उनकी सूची बनाएँगे। मतलब आप सूची बना लिए कि हमें घर के लिए क्या लेना है, हमारी प्राथमिकता क्या है, कौन-सा सामान हमें लेना है, किसके लिए कपड़ा लेना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन-सा घर का सामान लेना ज़रूरी है, तो आप एक पहले लिस्ट बना लेंगे। इच्छित मदों की कीमतों का अनुमान लगाना और प्रत्येक वर्गीकरण को जोड़ना और पूर्ण बजट को जोड़ना। मतलब आप जो लिस्ट बनाए हैं, जैसे आपने लिख लिया कि दवा लेना है, हमें किचन का ये सामान लेना है, बच्चे के लिए कपड़ा लेना आवश्यक है। फिर आपने एक अनुमान लगा लिया कि बच्चे का कपड़ा इतने का हो गया, दवा इतने का हो गया और जो हमारे घर का सामान है, आपने उसको भी लिख लिया कि इतने का हो गया। फिर आपने हर एक को जोड़ लिया, जैसे एक-एक करके और आपने उसको जोड़ लिया। अब जब आपने पूरा बजट जोड़ लिया तो आपका आया 10,000 ठीक? ये बहुत मोटा-मोटी बता दिया हमने कि जैसे यहाँ पर तो हमने सिर्फ़ 3 चीज़ के बारे में कहा, लेकिन क्या आप सिर्फ़ 3 चीज़ लेने जाएँगे? नहीं, और भी चीज़ें होंगी, तो मोटा-मोटी हम ये मान लेते हैं कि हमने 10,000 का बजट बना लिया। अब संभावित आय का अनुमान लगाना और जोड़ना, जैसे जो आपने संभावित अनुमान लगाया उसको आपने क्या किया? जोड़ा। अब जैसे जब आप ये वाला पहले कर रहे हैं, पहला जो कर रहे हैं जिसमें आपने वस्तुओं को लिखा, तो इसमें सबसे पहले आप चीज़ों का वर्गीकरण करेंगे कि हमें स्वास्थ्य के लिए कितना चाहिए, मनोरंजन के लिए कितना चाहिए और आवास के लिए कितना खर्चा करना है, शिक्षा के लिए कितना खर्चा करना है, ये हो गया। फिर आप उसकी सूची बना लेते हैं, फिर जो संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनका क्रम बना लेते हैं। फिर उसके बाद आपके जो इच्छित मद थे जिसको आपने जोड़ा मतलब आप उसको पूरा जोड़ेंगे और देखेंगे कि आपका कितना पैसा पूरा टोटल लग रहा है। फिर आपका ये जो संभावित आय का अनुमान लगाना और उसको जोड़ना, यानी कि बजट के वास्तविक होने या ना होने की संभावना आय के अनुमान पर निर्भर करती है। यदि आय का अधिक अनुमान लगा लिया गया है, तो बजट के असफल होने की संभावना रहती है। अगर आपने थोड़ा सही अनुमान लगाया है, तो बजट आपका सफल हो सकता है। अब जब आपने इसको जोड़ लिया, आपने देख लिया कि हमारा इतना-इतना रुपया इतने-इतने पर आ रहा है। फिर आप करेंगे व्यय और आय में संतुलन। व्यय और आय में यानी कि बजट निर्माण का ये आपका चौथा चरण है। बजट को संतुलित करते हैं आप। संतुलन की जो प्रक्रिया है वो 2 स्थितियों में होती है। या तो आपके पास जैसे आपने 10,000 का बजट बनाया और आपकी इनकम है 8,000, तो अब ये 2 स्थितियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। एक, आप व्यय कम कर दें या फिर आप आय अधिक कर लें, ठीक? और दूसरी, आप व्यय अधिक कर लें मतलब या तो व्यय आपकी अधिक होती है और आय कम होती है। तो जो आपका पहली स्थिति आपने देखा कि जब हम व्यय अपना कम कर देंगे और आय हमारा अधिक हो जाएगा, तो ये आपका सही रहता है। इसके अलावा आय द्वारा जीवन स्तर और अधिक उन्नत भी हो सकता है और अधिक बचत भी की जा सकती है। तो जब आप अपने आय के संतुलन करने की बात करते हैं, तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अपने व्यय में कमी कर सकते हैं। आय में वृद्धि का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर आया नहीं मतलब आय में आप जो है क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं या फिर आप व्यय में क्या कर सकते हैं, घटोत्कच कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो आपके इनकम को इंक्रीज़ करना है मतलब आय में थोड़ी-सी वृद्धि के जो सुखद परिणाम हो सकते हैं। मतलब कई तरीकों के द्वारा आप अपने आय की वृद्धि कर सकते हैं या जो आप थोड़ा-सा कम जैसे आपके हस्बैंड हैं, वो काम पर चले जाते हैं। आप अपनी आय बढ़ाने के लिए घर पे बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं या आप सिलाई वगैरह कर सकते हैं, पापड़ वगैरह बना सकते हैं। मतलब कुछ भी आप छोटा-मोटा कार्य करके खुद भी आय बढ़ा सकते हैं, ठीक? अगर आय बढ़ गई तो ये समझ कर रखिए कि आपके घर की सुख शांति भंग नहीं होगी। ना तो किसी के परिवार पर कोई परिवार के किसी भी सदस्य का स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो जब तंगी होगी घर में सुख समृद्धि नहीं होगी।
और ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पर हर दिन आए दिन झगड़े लड़ाई होते रहते हैं, तो वहाँ के व्यक्तियों का जो स्वास्थ्य होता है, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, वो अच्छा नहीं होता है। दूसरा है कि हम व्यय में कटौती कर दें। अब व्यय में कटौती करके आप बजट को मैनेज कर सकते हैं। सूची में जो कम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हम उनको निकाल सकते हैं। अगर वस्तुओं को संभव हो, तो हम उनको हटाने की भी कोशिश करते हैं। महँगी वस्तुओं के स्थान पर हम सस्ते चीज़ों को लेने की कोशिश करते हैं। कुशल क्रय करना या फिर उचित मूल्य की दुकान पर ही क्रय करना चाहिए हमें। वस्तुओं को घर पर तैयार करना चाहिए। जैसे अगर नाश्ते वगैरह की बात हो तो हमें घर पर ही कर लेना चाहिए। तो हम ये कुछ हमारी सामान्य सी विधियाँ होती हैं जिनके द्वारा हम या तो अपने आय की वृद्धि कर सकते हैं या फिर हम अपने व्यय को कम कर सकते हैं। ठीक? और फिर लास्ट में करेंगे क्या? बजट का निरीक्षण करके देखना कि उसकी सफलता के लिए व्यावहारिक आशाएँ कौन-कौन सी हैं। ठीक? ये तो हमारे क्या थे, ये हमारे बजट के चरण थे कि हम किस तरह से बजट बनाते हैं। सबसे पहले हमने सूची बनाई, जो हमारी आवश्यक सूचियाँ थी हमने उनको बनाया। हमने एक अनुमानित व्यय लिखा या अनुमानित जो उसका मूल्य है लिखा। हमने जोड़ा कि कितना व्यय आ रहा है। व्यय हमारा अगर अधिक है तो हम उसमें संतुलन करेंगे। मतलब एक तो हम अपनी या तो आय बढ़ा देंगे, अगर हम अपनी आय बढ़ा देंगे तो हम जितना अपना सामान लिखे हैं, जो बजट हम बनाए हैं, उस बजट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। अगर हम अपने आय को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हम अपने व्यय को घटा देंगे। कहने का मतलब अगर आपने कोई चीज़ ₹1000 की लेने की सोची है, तो आप 800 का ले लेंगे। अगर आपने जो है कोई चीज़ खरीदने की जैसे हम मान लेते हैं कपड़ा आपने सोचा कि आप 1500 का कपड़ा लेंगी, तो आपने 1 ही हज़ार का ले लिया। ठीक? कुछ चीज़ें आपने घर पर ही बना ली, साग-सब्जियाँ लेने के बजाय आपने घर पर भी बना लिया। तो कुछ इस तरह से हम अपने बजट का संतुलन करते हैं, ठीक? अपने आय-व्यय का संतुलन करते हैं। ये हमारा बजट के क्या थे हमारे चरण थे, बजट बनाने के चरण। ये ऐसे ही आप मनी मैनेजमेंट जब करते हैं, तो आप जब अपने ब्यौरा लिखते हैं, ये बजट में ही आ जाता है, आपका मनी मैनेजमेंट का ही तो पार्ट है। तो ये आप यहाँ पर मनी को अपने मैनेज कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बजट के प्रकार, जो कि आपसे बार-बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। और ऐसा कुछ बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत साधारण सा है, हम समझते हुए चलेंगे, फटाफट, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम पहले प्रकार की बात करें, तो सबसे पहले बात करेंगे हम घाटे की बजट का। पहले ही घाटा? कोई बात नहीं। अगर हम घाटे की बात करते हैं, यानी कि घाटे का बजट क्या होता है, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है समझ में आ रहा होगा कि घाटा हो रहा है यहाँ पर। मतलब आपकी जो आय है, इनकम है, वो ज़्यादा है वो कम है और आपका जो व्यय है, वो ज़्यादा है। यानी कि आप कमा रहे हैं 1000, बहुत साधारण सा समझिएगा। आपने कमाए 1000, आपका जो व्यय है वो है 1100, यानी कि आपने घाटा कर दिया कितने का? ₹100 का। तो ये आपका घाटे का बजट हो गया। संतुलित बजट क्या है आपका? अगर हम संतुलित बजट की बात करें, तो संतुलित बजट के अंतर्गत आपका ऐसा बजट आता है, जिसमें आपका आय और व्यय दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि आपने खरीदा ₹100 और आपने खत्म भी किया ₹100, लेकिन आपने अपनी सेविंग नहीं की, आपने बचत नहीं किया। बचत का बजट बचत का बजट क्या है? मतलब आपकी आय अधिक है, आपकी आय है ₹100, आपने खर्चा किया ₹800, आपने बचाया ₹200। तो ये आपका एक संतुलित बजट है। इसे इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आदर्श बजट के नाम से जानते हैं। संतुलित नहीं, ये आपका एक आदर्श बजट है। ये आपका बचत का बजट है। ये आपका एक अच्छा बजट माना जाता है, एक सर्वोत्तम बजट होता है। ठीक? तो बचत का बजट क्या है? जब आय अधिक है, व्यय कम है, आपकी सेविंग भी हो रही है। इसी को हम आदर्श बजट के नाम से जानते हैं। तो ये 3 प्रकार के आपके बजट हैं और ये बजट आपसे बार-बार पूछे जाते हैं। हालाँकि नीचे वाले भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, बट ये तीनों को आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा, इनको भूलने की गलती मत करिएगा।
आगे चलते हैं, हम बात करते हैं पूर्ण बजट। पूर्ण बजट क्या है? पूर्ण बजट का मतलब ये है कि जब आप छोटे से छोटे आय व्यय को लिखते हैं तो वो आपका पूर्ण बजट कहलाता है। जैसे आप मान लेते हैं मार्केट जा रहे हैं, हम अमूमन करते क्या हैं? हम ना तो अपना आने-जाने का खर्चा जोड़ते हैं और मतलब हम सिर्फ़ जो हमारे बड़े-बड़े मद हैं, जैसे हमें जो कपड़ा खरीदना है, जो हमने ज्वेलरी खरीदी, जो हमने सामान खरीदा जैसे कि घर का सामान, अपने लिए अगर कोई सैंडल वग़ैरह खरीद ली, घर के लिए कोई और सामान खरीद लिया, मिक्सी ले लिया, ग्राइंडर ले लिया, जो भी ले लिया, तो हम सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों को जोड़ते हैं। तो ये आपका पूर्ण बजट नहीं होता है। जब आप ये सारी चीज़ें तो जोड़ ही रही हैं, लेकिन अगर आपने आने-जाने का अपना जो किराया है उसको भी जोड़ा, कहीं पर चाट फुल्की खाई वो भी जोड़ा, तो ये आपका जब आप छोटे से छोटे अपने व्यय को लिखती हैं, तब ये आपका पूर्ण बजट कहलाता है। आंशिक बजट क्या है? आंशिक बजट वही जो बड़े-बड़े मद होते हैं हमारे, जो बड़े-बड़े जिन पर हमने खर्चा किया होता है, जब हम उन्हीं को जोड़ते हैं, तब ये आपका आंशिक बजट कहलाता है। जैसे हमने पहले ही देखा कि जब हम मार्केट जाते हैं, तो अपने आने-जाने का किराया नहीं जोड़ते हैं। हमने कहीं ₹10 का चॉकलेट खाया, उसको नहीं जोड़ते हैं। हमने कहीं ₹10 की फुल्की खाई, उसको नहीं जोड़ते हैं। जो हम चाट समोसा खा लेते हैं, उसका भी नहीं जोड़ते हैं। तो ये हमारे आंशिक बजट में आता है। सैद्धांतिक बजट क्या है? तो जब समुदाय संस्था रहने का जो स्थान होता है, वो आपका एक सैद्धांतिक बजट कहलाता है। प्रमाणिक बजट प्रमाणित बजट क्या है कि बने बजट में हेर-फेर करना, ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है प्रमाणित बजट। और आपसे पूछा गया है कि बजट कब-कब बनाया जाता है? तो देखिए, अगर हम पारिवारिक बजट की बात कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा जो कंपनी वगैरह होती हैं, इनका सालाना जो बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है, चार्ट बनाया जाता है, देखा जाता है कि ग्रोथ कितना किया, कितना नहीं किया, कहाँ पर हमें घाटा हुआ, कहाँ पर हमें फ़ायदा हुआ, सब सालाना इनका देखा जाता है। लेकिन जो घर का बजट होता है, वो आपका मासिक बजट होता है। आप 1 महीने का बजट बनाते हैं कि हमें 1 महीने का राशन ले लेना है। यहाँ पर 1 महीने का दूध का खर्चा हो गया, 1 महीने का बिजली का बिल हो गया, पानी का खर्चा हो गया, 1 महीने का रेंट हो गया, 1 महीने के लिए आपने राशन रखवा लिया, सिलेंडर आपने 1 महीने में ख़त्म किया। तो जो आपका पारिवारिक बजट होता है, वो आपका मासिक बजट होता है। ठीक? इतना पॉइंट आप यहाँ से थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। तो आपने बजट के प्रकार भी देख लिए। अब अगर थोड़ा-सा हम आगे चलें, तो और क्या है? आ गया आप सबसे आपका इम्पोर्टेंट जो कि है आपका एंजिल का उपभोग का नियम। साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपभोग का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? उपभोग का नियम अर्नेस्ट एंजिल के द्वारा दिया गया है। इन्होंने ही उपभोग का नियम दिया था। अब इन्होंने अपने उपभोग के नियम में क्या बताया? सबसे पहली बात हम उपभोग के नियम को समझने से पहले ये समझते हैं कि ये एंजिल है कौन? डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल हैं, ये हैं कौन? इन्होंने जो आपको उपभोग का नियम दिया, कंज़प्शन लॉ ऑफ कंज़प्शन दिया। सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं, तो जो डॉक्टर एंजिल जर्मन देश के सांख्यिकी ब्यूरो के अध्यक्ष थे। क्या थे ये? सांख्यिकी ब्यूरो के अध्यक्ष थे। कहाँ के? जर्मन देश के। 2 क्वेश्चन रेडी। इन्होंने कई परिवारों के बजट का विश्लेषण किया और उन पर नवीन अनुसंधान किए और इन्होंने अपने अध्ययन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए विभिन्न परिवारों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया, अमीर या धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। इन्होंने कोई 1 या 2 परिवार का ये विश्लेषण नहीं किया, ये गए कई परिवारों का इन्होंने विश्लेषण किया, तब इन्होंने एक संशोधन या कह सकते हैं अनुसंधान किया, नवीन अनुसंधान किया, जिसमें इन्होंने जो समाज में जो परिवार हैं, उन परिवारों को 3 वर्गों में रखा, अमीर, मध्यम और गरीब। व्यय की मदों को निम्न भागों में बाँटा, जैसे कि भोजन पर व्यय
व्यय, वस्त्र पर व्यय, मकान पर व्यय, ईंधन व प्रकाश पर व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन व अन्य व्यय। अब काफ़ी जो परिवारों के बजट जो थे, उनका अध्ययन करने के उपरांत एंजिल ने कुछ आगे जो निष्कर्ष दिए गए हैं, उनको बताया और इसी को ही हम एंजिल एंजिल का उपभोग नियम कहते हैं। यहाँ से पूछा जाता है और आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है कि उपभोग का नियम क्या है? एंजिल का नियम क्या है? तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इनसे ये पूछा गया कि इन्होंने कितने मदों पर बात की थी। अभी आपको मद दिखेंगे, हालाँकि यही मद हैं आपको जो कुल मिलाकर 5 मद थे, ठीक? चलिए, अब इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसमें क्या बताया? उसमें इन्होंने बताया कि जैसे-जैसे आय बढ़ती है, भोजन पर प्रतिशत व्यय जो है वो घटता जाता है और आय घटने पर बढ़ता जाता है। यहाँ पर एक बात को गौर करिएगा, इन्होंने प्रतिशत की बात की है, ठीक? इन्होंने कहा कि जैसे-जैसे आय बढ़ती है, मतलब जैसे-जैसे व्यक्ति की इनकम जो है वो बढ़ेगी, भोजन पर जो प्रतिशत व्यय है, प्रतिशत की बात हो रही है, वो घटता चला जाएगा। और अगर आपका आय घट रहा है, तो आपका आय घटने पर ये जो आपका भोजन पर होने वाला प्रतिशत व्यय है, ये बढ़ता चला जाता है। इन्होंने और एक निष्कर्ष निकाला, क्या निकाला? कहा कि आय के कम होने पर विलासी वस्तुओं पर प्रतिशत व्यय कम होता है। मतलब जैसे आपकी इनकम कम है, तो आप अपनी विलासिता वाली जो वस्तुएँ हैं, उन पर अपना इनका जो व्यय प्रतिशत होगा, वो कम होगा तथा आय बढ़ने पर उन पर प्रतिशत व्यय बढ़ता जाता है। जब आय कम रहेगी, तो आपकी विलासिता वाली जो वस्तुएँ हैं, उन पर आपका जो प्रतिशत व्यय है, वो कम हो जाएगा। लेकिन जब आपकी आय बढ़ेगी, तो ये भी बढ़ जाएगा और ये बहुत साधारण-सी बात है, हम सब जानते हैं, ठीक? जैसे अगर किसी घर की ये मानते हैं कि ₹500 की इनकम है या एक दिन के हम ₹100 की इनकम बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि अगर वो सिर्फ़ साग-सब्ज़ी ही लेकर आ रहा है, हरी साग-सब्ज़ियाँ लेकर आ रहा है, तो उसका एक दिन का ₹80 ₹70 ऐसे तो उसके जो है खाने पर ही चला जाएगा, ठीक? तो उसका बचेगा क्या? तो उसका बचेगा आपका ₹30 ₹20 बचेगा। लेकिन वहीं अगर किसी की इनकम 50,000 है, तो वो एक दिन में क्या सब्जियाँ 30,000 की खा लेगा? नहीं खा पाएगा। तो यहाँ पर प्रतिशत व्यय हो रही है कि मतलब जो प्रतिशत व्यय है, वो घट जाएगा। जैसे जब उसका इनकम ₹100 था, तो वो ₹80 खर्चा कर रहा था, यानी कि 80% वो अपना खाने पर व्यय कर दे रहा था। लेकिन जब आपका 1,000 मान लेते हैं या 50,000 मान लेते हैं, तब भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 की सब्ज़ी ले आएँगे, ठीक? फिर भी ये आपका कितना कम हो रहा है, तो प्रतिशत व्यय हमेशा कम ही होता है। ऐसे ही जब आपके पास इनकम ज़्यादा नहीं है, तो आपकी जो विलासितापूर्ण चीज़ें हैं, आप उन पर खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब आपकी आय बढ़ जाएगी, तो विलासिता वाली चीज़ें भी आपके पास बढ़ जाएँगी, ठीक? चलिए, ये 2 देखा आपने, तीसरा भी इन्होंने बताया। कुल मिलाकर इन्होंने 4 निष्कर्ष निकाले थे। तीसरा क्या है? तो आय जितना भी होगा, मकान के किराए, ईंधन तथा प्रकाश पर प्रतिशत व्यय समान रहेगा। हालाँकि ये आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो है इन्होंने जो बताया इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपने 2 नियम पढ़े, वो नियम तो हम सब जानते हैं कि हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन ये थोड़ा-सा अलग है, जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो मेबी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे कि आय जितना भी होगा, मकान के किराए, ईंधन, प्रकाश, इन सब पर जो प्रतिशत व्यय है वो समान ही रहेगा, ठीक? ये आपका तीसरा था। चौथा क्या है? चौथा इन्होंने बताया कि वस्त्रों पर भी प्रतिशत व्यय आय के सभी स्तरों पर एक समान रहता है। अब जैसे इन्होंने जो बताया, जो चीज़ें बताई, उसको एक ग्राफ में इन्होंने एक चार्ट बनाकर दिखाया आपको। इन्होंने एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया, हालाँकि अब पूरा दिख रहा होगा, ठीक? तो ये एंजिल द्वारा विश्लेषण के द्वारा जो बताए गए लक्ष्य थे, उसी के हिसाब से ये चार्ट बताया गया है। इसमें आप बार-बार पूछा जाता है कि एंजिल के द्वारा दिए गए प्रमुख मद कितने थे? तो उन्होंने 5 मद पर बात की थी।
क्या की थी? उन्होंने 5 मद पर बात की थी। कौन-कौन से मद थे? ये आपके 5 मद थे, ठीक? सबसे पहला मद इन्होंने इसमें क्रम भी ध्यान रखना है। पहला मद, दूसरा मद, तीसरा मद ऐसे इन्होंने बताया था। तो जो इन्होंने व्यय के मद में बताया तो पहला मद क्या था इनका? पहला मद था आपका ये इन्होंने पहला मद जो बताया वो बताया था भोजन। पहला मद क्या बताया? भोजन बताया। अब इन्होंने बताया कि जो एक निम्न वर्ग होता है, जो एक निम्न वर्ग है वो अपने भोजन पर 60% खर्चा करेगा। जो आपका मध्यम वर्ग है वो आपका 55% करेगा। जो आपका एक धनी वर्ग है, धनी वर्ग कितना करेगा? धनी वर्ग आपका करेगा 50%, ठीक? तो धनी वर्ग कितना करेगा? 50%। जो आपका मध्यम वर्ग है 55%। देखिए यहाँ से ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो उपभोग का नियम है, उपभोग के नियम या एंजिल के नियमानुसार एक धनी वर्ग का भोजन पर कितने प्रतिशत व्यय होता है? तो आप क्या ध्यान रखेंगे? 50% और इनका जो है 55% मध्यम का और जो निम्न वर्ग है उनका 60%। सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? निम्न वर्ग। यानी कि इसने ₹100 कमाया तो इसने क्या किया? ₹60 खर्चा किया। जब इसने ₹100 कमाया, ₹60 खर्चा किया। मध्यम वर्ग ने 100 कमाया, 55 खर्चा किया और जो धनी वर्ग है उसने 100 कमाया तो 50 ही खर्चा किया। फिर आता है वस्त्र। तो वस्त्र इनका दूसरा मद है। वस्त्र क्या है? दूसरा मद है और दूसरे मद पर इन्होंने समान बताया कि वस्त्र का हो जो चाहे आपका धनी वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर आपका निम्न वर्ग हो, ये तीनों एक समान प्रतिशत व्यय करते हैं। इन्होंने चौथा मद बताया। चौथा मद कौन-सा बताया? तीसरा मद कौन-सा बताया? तो तीसरा मद इन्होंने बताया मकान के बारे में। मकान क्या है? तो मकान पर भी समान व्यय इन्होंने बताया कि जो एक धनी वर्ग है वो भी 12% करता है, जो एक मध्यम वर्ग है वो भी 12% करता है, जो आपका निम्न वर्ग है वो भी 12% करता है। फिर प्रकाश और ईंधन की बात की, तो प्रकाश और ईंधन को भी इन्होंने बताया कि जो तीनों वर्ग है वो समान रूप से खर्चा करता है। तीनों वर्ग जो है वो समान रूप से खर्चा करता है। अब चाहे वो आपका मध्यम वर्ग हो, चाहे वो आपका धनी वर्ग हो या फिर वो आपका क्या हो, चाहे वो आपका निम्न वर्ग हो। ये तीनों के तीनों समान करते हैं 5-5%। अब इन्होंने जो बताया 5वां मद, 5वां मद आपका क्या था? 5वां मद था आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन। इस पर इन्होंने बताया कि जो एक ये जो आपका निम्न वर्ग होता है 5% करता है यानी कि और जो आपका मध्यम वर्ग है वो 10% करता है। लेकिन जो धनी वर्ग है वो अपना शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर 15% करता है। तो सिर्फ ऐसी शिक्षा ही ऐसा है जिस पर निम्न वर्ग सबसे कम करता है, मध्यम वर्ग उससे ज़्यादा करता है और जो आपका उच्च वर्ग है वो सबसे ज़्यादा करता है। बाकी इनके अकॉर्डिंग जो आपके ये चौथा मद है, तीसरा मद है और आपका दूसरा मद है, ये तीनों के तीनों एक समान करते हैं। वस्त्र पर 18%, मकान पर 12%, ईंधन पर 5%। जबकि हम भोजन की बात करें तो भोजन पर भी इन सब का अलग-अलग होता है। जो आपका ये धनी वर्ग है वो 50% करेगा, जो आपका मध्यम वर्ग है वो 55 करेगा और सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग करेगा 60%। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए प्रश्नों का भंडार है। क्या? सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो एंजिल ने उपभोग का नियम दिया उसमें कितने मदों की बात की? तो उसमें इन्होंने 5 मद की बात की। 5 मद कौन-कौन से हैं? ये 5 मद हैं। फिर इन्होंने बात किया कि भोजन पर कितना प्रतिशत व्यय होता है? तो आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक कौन भोजन पर व्यय करता है, कौन-सा वर्ग? तो निम्न वर्ग करता है। सबसे कम कौन करता है? तो धनी वर्ग करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर सबसे कम व्यय कौन करता है? तो वो आपका करता है वो आपका करेगा ये, कौन-सा? निम्न वर्ग करेगा सबसे कम।
सबसे अधिक कौन करेगा? तो वो करेगा आपका धनी वर्ग करेगा। तीनों वर्गों में मतलब आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ग मतलब सब समान रूप से किस मद पर खर्चा करता है तीनों वर्ग। तो आप इन तीनों का नाम ध्यान रखेंगे, चाहे आपसे किसी भी मद की बात की जाए, तो आप ये तीनों जो वर्ग हैं, ये आप तीनों मदों पर बराबर-बराबर खर्च करते हैं, चाहे वो आपका वस्त्र पर हो, मकान पर हो या फिर ईंधन पर हो। उम्मीद है कि ये जो आपके एंजल्स का ये जो आपका चार्ट आपने देखा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपसे यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछा जा सकता है कि मकान पर होने वाला प्रतिशत व्यय कितना है? तो 12 है। वस्त्र पर होने वाला प्रतिशत व्यय कितना है? तो 18 है। ईंधन पर होने वाला प्रतिशत व्यय कितना है? तो 5 है। एक धनी वर्ग का शिक्षा पर होने वाला व्यय कितना है? 15% है। एक मध्यम परिवार का मकान पर होने वाला प्रतिशत व्यय कितना है? तो 12 है। उम्मीद है कि अब चीज़ों को आप समझ चुके हैं, ठीक? तो ये जो एंजल्स ने बताया, उपभोग का नियम दिया, इन्होंने 5 मद पर व्यय बताया कि किस तरह से किस-किस प्रतिशत में लोग व्यय करते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो एंजल्स का लॉ है, इसके दोष क्या हैं? दोष भी तो आना ज़रूरी है। दोष क्या हैं? तो आपने देखा कि जितना इन्होंने बताया, वो सब इन्होंने कहा कि ख़त्म हो जाता है। अगर इनके जोड़ा जाए, तो इनका जितना भी पैसा है, सब इन्होंने बता दिया कि ख़त्म हो गया। इन्होंने बचत का बात किया ही नहीं। इन्होंने ये नहीं कहा कि बचत की आवश्यकता है। तो इनके जो नियम है उसका सबसे बड़ा दोष क्या है? उसका सबसे बड़ा दोष ये है कि इन्होंने बचत की बात नहीं की। आपसे पूछा जाता है कि एंजल्स लॉ के दोष क्या हैं? तो इन्होंने बचत की बात नहीं की थी। ठीक? बाकी ये आपका पूरा बजट का टॉपिक था। उम्मीद है कि हम आपको चीज़ों को कुछ न कुछ ज़रूर समझा पाए होंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा, ठीक? तो ये आज आपका मनी मैनेजमेंट का जो टॉपिक था, एक यूनिट आपने और ख़त्म कर ली अपने बुक की। आपके बुक में एक यूनिट था ये जो कि मनी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट और आपका साथ ही साथ क्या था टाइम मैनेजमेंट और वर्क वर्क आपका सिंप्लीफिकेशन जो है वो भी हम इसी में पढ़ते हैं। तो ये आपका एक प्रकार से 5 5वीं यूनिट थी। अब जो आपका बचेगा, अब आवास बचेगा, रसोई घर बचेगा, साथ ही साथ आपकी जो परिसज्जा नहीं, जो आपकी आंतरिक सज्जा है वो बचेगी। आपका जो ये आवास वाला टॉपिक बच रहा है, इसमें हम भवन के बारे में काफ़ी कुछ पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो अभी जो आपका कितने से लेकर जो आपका 29 से लेकर 37 या 8 ऐसी जो क्लास है यहाँ तक आप उसको देख सकते हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सीढ़ी मिल जाएगा, आपको डोर मिल जाएगा, विंडो मिल जाएगी और रूफ़ मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को आप फिर से पढ़ लेंगे और जिससे ये आपका तैयार हो जाए क्योंकि हम इसमें उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा-सा अब हम आवास के बारे में चर्चा करेंगे और रसोई घर के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे अपने आंतरिक सज्जा के बारे में, जिसमें आपने कलर का टॉपिक तो पढ़ ही लिया है, जो कि आपका सबसे लंबा टॉपिक था। बस हमारा बचेगा थोड़ा बहुत सजावट, यानी कि जो कला के तत्व और सिद्धांत बचेंगे, साथ ही साथ हम थोड़ी-सी जो लाइट अरेंजमेंट, फ्लावर आपका अरेंजमेंट है, आपके कर्टेन हैं, इन सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा चर्चा कर लेंगे और आपका ये जो होम मैनेजमेंट है, ये समाप्त हो जाएगा। हालाँकि थोड़ा-सा अभी है आपके पास पढ़ने के लिए। ये आई थिंक आपकी 41 नंबर की क्लास होगी, तो लगभग-लगभग आपका 50 क्लास हो जाएगा। उम्मीद है कि इन छोटे-छोटे पार्टों में हमने आपको जो भी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, आप उन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। हर हर बार कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाती है हमारे तरफ से। उम्मीद है कि ये कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा।
आप में से जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। करना कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको रात 9 बजे क्विज़ होती है, तो वो बस आपको उस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर लेना है और देखना है आपको अपनी तैयारी को और मजबूत करना है, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई-वढ़ाई करते रहिएगा, प्रैक्टिस भी लगाते रहिएगा, ठीक? चलिए, बाय-बाय, टेक केयर।